फेज सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए हम क्या देखने वाले हैं? संतुलन क्षमता। संतुलन क्षमता इसको क्या कहते हैं? पेकिंग एफिशिएंसी। क्या कहते हैं इसका? पेकिंग एफिशिएंसी एवं पेकिंग फ्रैक्शन, इसको कहते हैं संतुलन गुणांक। संतुलन गुणांक ये हम दो यूनिट सेल के लिए निकाल चुके हैं। पहला जो यूनिट सेल के लिए निकाले थे हमने वो क्या था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमने पेकिंग एफिशिएंसी और पेकिंग फ्रैक्शन निकाल के देख चुके हैं, ठीक है। दूसरा हमने निकाला है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पेकिंग एफिशिएंसी और पेकिंग फ्रैक्शन कितना कितना होता है, ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग निकालने वाले हैं इसके लिए फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम क्या निकालने वाले हैं? पेकिंग एफिशिएंसी और पेकिंग फ्रैक्शन का मान निकालने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है पेकिंग एफिशिएंसी? क्या होता है? संतुलन क्षमता। पेकिंग एफिशिएंसी इसको कहते हैं। होता क्या है? कल जैसे निकाले थे क्या होता है? नीचे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है, ये रखते हैं नीचे। ऊपर क्या रखते हैं? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या? बाई एटम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम, ठीक है। मतलब एटम का वॉल्यूम कितना एटम ने उस यूनिट सेल में रखा है, जिसका वॉल्यूम कितना है वो रखते हैं। आगे अब होता क्या है कि हमको क्या देखना पड़ेगा? ये हमको बनाना है। सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? फेज सेंटर्ड यूनिट सेल को बनाना पड़ेगा। तो फेज सेंटर्ड यूनिट सेल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। फेज सेंटर्ड यूनिट सेल है और कैसा होता है वो? क्यूब टाइप से होगा, क्यूब आकार का होगा, घनी आकार का होगा। ये हम बना रहे हैं, फेज सेंटर्ड यूनिट सेल बना रहे हैं। फेज सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि कोनों पर एटम होते हैं और कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य, कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य में भी क्या पाया जाता है? एटम पाए जाते हैं, मतलब परमाणु पाए जाते हैं। ये कोनों पर 8 पाए जा रहे हैं, 8 कॉर्नर पे हैं और 8 इसके कहाँ पे होंगे? ये फलक पर। ये ऊपर वाला फलक हो गया, ये नीचे वाला फलक हो गया, ये दाहिनी ओर का फलक हो गया, ये बाईं ओर का फलक हो गया और एक फलक बोर्ड के ऊपर और एक फलक बोर्ड के नीचे। समझा गया? क्योंकि क्यूब है तो 6 फलक हो गए, तो 6 जो है इसलिए कहाँ पे होते हैं? फलक पे होते हैं और 8 कहाँ पे हैं? कॉर्नर पे। ये इस प्रकार से एटम व्यवस्थित जब रहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? इसका जो वॉल्यूम Z क्या आता है? रैंक ऑफ यूनिट क्या आता है? रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पता है क्या क्या चीजें पता है? देखो हमको यहाँ पर पता है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये निकल गया हमारा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? 1 क्यूब ये होता है। और रैंक ऑफ यूनिट, रैंक ऑफ यूनिट सेल जिसको क्या कहते हैं? फेज सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम हैं? इसको हम कितने रहे हैं? ये 8 और 6 14 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 14 का पूरा योगदान नहीं होता है, केवल 4 एटम का योगदान होता है। बता चुका हूँ, पहले क्लासेस में बता चुका हूँ, है ना। जो नए आए हैं उन लोग ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं? 8 दिखाई दे रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं, 14 होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं इसको बता चुका हूँ, जो नए आए हैं उनको देख को समझ लो बराबर। ये जो एटम होता है कि ये एटम किस प्रकार से है?
इस प्रकार से एटम है, अर्थात इसका कितना ही पार्ट क्या है इस यूनिट के अंदर है, इतना ही पार्ट है ना, अर्थात 1/8 भाग ही इस यूनिट सेल के अंदर है, अर्थात कोनों पर रहेंगे तो 1/8 भाग अंदर रहेगा, और 8 कोनों पर हैं तो 1/8 बराबर कितना हो जाएगा, 1 आएगा ये, और 6 फलक पे है तो फलक पे है तो कैसा है ये, ऐसा रहता है, अर्थात आधा पार्ट जो है अंदर है और आधा पार्ट क्या है बाहर है, तो 6 फलक पर है, 6 फलक पर हैं और आधा पार्ट अंदर आधा पार्ट बाहर, कितने हो जाएंगे 3, तो टोटल रिंग यूनिट का कितना हो जाएगा 4। समझ आ गया, जो नए आए उनके लिए कि ये जो एटम है ये पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर नहीं है, कुछ भाग बाहर है, मतलब अधिकतर भाग बाहर है और कुछ भाग ही क्या है अंदर है, अर्थात इस एटम का केवल 1/8 भाग ही क्या है इस यूनिट सेल के अंदर में पाया जा रहा है। जो फलक पर है उसका आधा भाग अंदर है और आधा भाग क्या है बाहर है। बॉल को तुम फलक पे रखोगे तो आधा अंदर आएगा आधा बाहर जाएगा, उसी प्रकार से बॉल को यहाँ पे रखोगे तो कुछ भाग ही तो आएगा ना, दोनों पे रखोगे तो कुछ भाग अंदर आएगा, थोड़ा सा भाग अंदर आया है, बाकी भाग क्या है इसके बाहर चला गया है। तो 1/8 भाग ही यदि अंदर है तो 8 कोने हैं, 1/8 भाग का योगदान हो रहा है, कितना आएगा 1 यूनिट सेल का योगदान हुआ। उसी प्रकार से 6 फलक पर है, 6 में 1/2 भाग भी अंदर है, कितना हो गया 3, तो टोटल जो यूनिट सेल का योगदान हुआ कितना हुआ 4 हुआ। समझा गया, इसी 4 को हम क्या कहते हैं रिंग ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। आगे समझ में, या इसी को हम क्या कह देते हैं कि एटम सेल इन यूनिट, एटम सेल इन यूनिट है ना, एटम सेल जो है 4 एटम जो है इस यूनिट सेल में है। समझा गया, तो रिंग ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा, यूनिट सेल कितना हो जाएगा हो गया। अब देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, अब ये एटम जो है ये गोलाकार है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल है ना, गोलाकार है, तो गोले का आयतन क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू, ये गोले का आयतन होता है। हो गया, हो गया। अब इस फार्मूले में वैल्यू को रख दो, आंसर आ जाएगा। फिर इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, इनटू यहाँ पर 100 है, इनटू कितना होता है 100। पैकिंग एफिशिएंसी यदि निकालते हैं तो 100 के सापेक्ष में निकालते हैं, 100 के सापेक्ष में निकालते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगाओगे 100, इनटू क्या लगा दोगे 100। अब यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, देखो टोटल आइटम कितने हैं 4 रख दिए, आयतन क्या है इसका 4/3 पाई आर, हो गया, नीचे ए क्यू, ये हो गया। अब हम जब निकालेंगे क्या निकालेंगे याद करो कि हम रेडियस मतलब परमाणु की त्रिज्या एवं भुजा की लंबाई में संबंध, ये भी हमने ज्ञात किया है। परमाणु त्रिज्या एवं भुजा की लंबाई में संबंध, इसको भी हमने ज्ञात करके देखा है। कितना होता है ए बराबर, ये जो भुजा है ये ए है, इसको एज ऑफ लेंथ कहते हैं, एज लेंथ कहते हैं। ये क्या है एज लेंथ, मतलब इस परमाणु से इस परमाणु के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है ए होती है। तो इस ए में और यहाँ पर जो एटम है इसके रेडियस में, ये जो रेडियस इसका रेडियस, यहाँ पर जो एटम उसका रेडियस, इन दोनों में क्या संबंध है इसको ज्ञात हमने कर चुके हैं ना। तो ये क्या कितना आता है याद करो बताओ, ये बराबर क्या होता है 4r यार, 4r अपान क्या होता है √2, 4r अपान क्या होता है √2, ये होता है। देख लो, चेक कर लो, ये सब वैल्यू यदि याद नहीं रहेंगे तो बनेगा नहीं ना। तो ये वैल्यू क्या करना है हमेशा याद रखना है। एक बार जब बता दिया हूँ मैं तो उसको चार्ट बना करके जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पे रख लो, ताकि तुमको क्या हो जाए याद हो जाए कि रेडियस में और एज लेंथ में संबंध के लिए क्यूबिक सेल का मान कितना होता है
बॉडी सेंटर के लिए कितना होता है, फेस सेंटर के लिए कितना होता है, कितना होता है बताओ, जल्दी बताओ रे यार, लेकिन जल्दी बताओ कितना होता है। हाँ? हाँ? ए इक्वल टू, मैं जब 2 पाई से गुणा करके बताया था, ऊपर में इंटू पाई 2 कर दो, नीचे में पाई 2 कर दो, उसके बाद तीनों के एक टेबल बना के दिया था, याद करो बताओ क्या आता है। ऊपर में टेबल बनाया था, नीचे में टेबल बनाया था, रूट 2 का इंटू किया तो कितना आया था, ए इक्वल टू कितना आया था, किसी के पास है, किसी के पास है, किसी ने लिखा नहीं था क्या, बताया था मैं, ऊपर में रूट 2 करोगे, नीचे में रूट 2 करोगे, यहाँ पे देख लो, एक बार और देख लो, a इक्वल टू 2r, ये सब हमने निकाले थे। बॉडी सेट में सिंपल क्यूबिक सेल के लिए क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए a इक्वल टू 2r होता है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए a इक्वल टू क्या होता है, कल निकाल के देखते हैं 4r/√3 होता है, कल ये तो निकाले थे। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए a इक्वल टू 4r, 4r को ऊपर ही रहता है, नीचे में आता है 2, ये होता है। किसी ने लिखा है, किसी ने लिखा है नहीं लिखा है? हाँ? ये मैं बता चुका हूँ क्लास में, चार्ट बनाया था, ऊपर में पाई 2 का गुणा करोगे, नीचे में पाई 2 का गुणा करोगे कितना आएगा मैं बता चुका हूँ, और नहीं लिखोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये होता है, ये वैल्यू होता है इसका, a इक्वल टू 4r/√3, a इक्वल टू 4r/√2, ठीक है। तो एज लेंथ बता दिया ना यहाँ पे मैं, एज लेंथ और रेडियस, इसका रेडियस, इस एटम का रेडियस और इस एटम का रेडियस में ये संबंध होता है, तो एज लेंथ इक्वल टू होता है 4r/√2। इसी को यदि करोगे, इसी को यदि क्या करोगे, r इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाएगा, √2a अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी। r इक्वल टू करोगे तो ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये आता ही नहीं आता, r इक्वल टू आता है, क्यों, ये तो है ना, सेम है, कोई अंतर है क्या इसमें, r इक्वल टू √2a अपॉन में 4 कर दो, या इसको मैं इधर ले आया, a को इधर ले आया तो ये इसके साथ इनको इधर से ऊपर चला गया, a इक्वल टू 4r/√2 हो जाएगा। ये दोनों के इसमें संबंध दर्शा रहा है, r और इस a में संबंध दर्शा रहा है कि एज लेंथ और रेडियस में ये संबंध है। एज लेंथ अर्थात भुजा की लंबाई, r अर्थात एटम का त्रिज्या है, परमाणु की क्या है वो त्रिज्या है, इसमें क्या संबंध है, वो संबंध ये है, ये रेडियस इक्वल टू करोगे तो ये √2 इनटू एज लेंथ अपॉन 4, या एज लेंथ बराबर करोगे, एज लेंथ अर्थात क्या, भुजा की लंबाई, कोई से भी भुजा ले लो, सब a ही है, सब बराबर है, a इक्वल टू b इक्वल टू c है कि नहीं, या अल्फा इक्वल टू क्या है, बीटा इक्वल टू क्या है, गामा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, सब बता चुका हूं ना मैं। यही है कि सभी भुजाएं घन में क्या होता है, घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, a बराबर b बराबर c। यदि इसमें इस पे तुम देखना चाहोगे, ये यदि इसको इस प्रकार से ले लो, इसको आगे ले लो, इसको इस प्रकार से ले लो, इस भुजा को यदि a मानते हो, यहाँ पर यदि मैं इसको क्या मान लूँ, इसका हम एंगल देख रहे हैं कि कितना कितना कोण है यहाँ पर, इसको यदि हम a मानेंगे, इसके सामने वाले को क्या मान लोगे, अल्फा मान लोगे, ठीक है। इस भुजा को यदि b मानते हो, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। इसको यदि c मानते हो, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इसको तुमने क्या मान लिया, c मान लिया, तो इसके c के सामने वाला क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ये 90 डिग्री के सदिश हैं, और क्या है, ये सब हो चुका है जी, क्यों। तो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू आ गया, a इक्वल टू हो गया 4r/√2 होता है। अब यहाँ पर इस a क्यू के स्थान पे यदि रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसी में आगे कर देता हूँ मैं इसको, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब
अपॉन ए का वैल्यू रखो, ए का वैल्यू ये है, क्या है 4r बाई क्या है रूट 2, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और सभी में क्या है यहाँ पर इंटू 100, सभी में क्या है इंटू 100, मैं 100 को नहीं लिख सकता हूँ तो लास्ट में लिख दूंगा करके, लेकिन तुम लोग सभी में 100 लगाते जाना, क्योंकि जब चेक होगा तो वहाँ पर सभी देखा जाएगा ना, तो नंबर तुम्हारे क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी में क्या लगाते जाओगे 100 लगाते जाओगे, पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। इसको बिठा दूंगा आपसे, लिखते भी जाओ, हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा, मतलब सॉल्व करते जा रहा हूँ ना, 4 इंटू 4/3 कर दिया, इसको नीचे ले आया, ठीक है, इंटू पाई इंटू आर क्यू, नीचे का जो पाई का वैल्यू है उसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, पाई क्या है √2, 3 बार है, देखो पाई 2 कितने बार है 3 बार है, 3 बार था ये ऊपर चला गया, ये 3 बार था ये यहाँ चला गया ऊपर चला गया, ये 3 जो था वो नीचे आ गया, अब 4r का क्यूब बच गया, नीचे कितने बार 4 है 4 बार है ना, 3 बार है ना 4, 1 बार 2 बार और ये 3 बार, उसके बाद क्या है ये r क्यूब। सॉल्व करने का तरीका, ये सभी स्टेप को एक बार लिखोगे तो तुम्हारा आसानी से सॉल्व होगा। यदि मैं चाहता तो एक ही बार में कर देता वहां पर, लेकिन एक एक स्टेप को यदि लिखोगे तो गलतियां नहीं होंगी, है ना, सबको लिखो, जो है सभी वैल्यू को एक साथ लिखोगे तो गलती नहीं होगी। अब देखो जो कटता है उसको काट दो, 1 4 कट गया, 2 4 कट गया, 1 4 2 4 कट गया, एक r क्यूब, ये r क्यूब कट गया, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये इंटू 100 लगा दो यहाँ पर फिर से, इंटू ये क्या हो गया 100। अब देखो क्या क्या बच गया है, ये पाई बच गया है इंटू, ठीक है। ये 2 बार √2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ये 2 बार √2 है ना, इसको 2 लिख सकते हैं मैथ्स वाले, 2 बार √2 है, इसको मैंने सीधे क्या लिख दिया 2 लिख दिया। उसके बाद ये क्या है √2 अपॉन में क्या बच गया देखो 3 इंटू 4, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा ये 100, ठीक है। इसके बाद ये डायग्राम को मैं मिटा दूंगा, अब देखो क्या कर रहा है, अब यहाँ पर 2 1 कम 2 और 2 2 4 कट गया, पैकिंग एफिशिएंसी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को लिखते जाओगे तो तुम्हारी गलतियां नहीं होंगी। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या आ गया देखो पाई इंटू √2 अपॉन 3 दूनी 6 इंटू 100। यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी, इसको जब सॉल्व करोगे ये आता है कितना 0.74 आएगा, करना चाहो तो करके देख सकते हो, है ना। इसको जब पाई 2 इंटू पाई करोगे, पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14 होता है, 3.14 एक बार और लिख देता हूँ, चलो 3.14 में क्या करोगे √2 अपॉन 6 इंटू 100, ऐसा करोगे। इसके बाद इसे चल देते हैं, ये करोगे जब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 0.74 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 74%, 74% आएगा, ठीक है। अब पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के सापेक्ष होता है, वहां पर 100 नहीं लगाना है। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हो, संकुलन गुणांक यदि निकालोगे तो क्या करोगे पूरा 100 नहीं करना है, इंटू 100 नहीं करना है। यहाँ पे जो इंटू 100 किया उसको मत करना, वो तुम्हारा ये वैल्यू क्या कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन कहलाएगा। फार्मूला वही होगा, सब चीज वही होगा, केवल संतुलन गुणांक यदि आता है तो संतुलन गुणांक यदि पूछता है, संतुलन गुणांक क्या होगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा 0.7, समझ आ गया। ये संतुलन गुणांक है और ये गुणा 100 कर दिए हो तो ये क्या है संतुलन क्षमता है, पैकिंग एफिशिएंसी है। अब इसमें रिक्तियां कितनी है
फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रिक्तियां कितनी है, खाली स्थान कितने हैं? 74% तो भर रहा है। कितना भर रहा है? 74% एटम उसमें आएंगे, या जो भी तुम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ले रहे हो और ये भी कण ले रहे हो, वो भी कण कितने आएंगे? 74% आएंगे। बाकी भाग तो खाली रहेगा। तो कितना भाग खाली रहेगा? 100 माइनस कर दो, क्या आएगा? इसको हम क्या कहते हैं? रिक्तियां। रिक्तियां को क्या कहते हैं? वॉइड्स। तो ये कितना होगा? बराबर 100 माइनस 74 बराबर कितना आएगा? 26%। 26% इसमें खाली जगह या रिक्तियां होती हैं। हो गया? ठीक है, किसी को कोई समस्या आया है? ठीक है, बोर्ड करना साइड में नहीं आ पाया है। हो गया? नोट कर लो। संगत हो गया? नहीं हुआ? हो गया ना? सबको हो गया? हो गया ना? अब देखो, हमने पैकिंग एफिशिएंसी, संतुलन क्षमता और संतुलन गुणांक ये किसके किसके लिए निकाला? एक तरफ है यहाँ पर देखो क्रिस्टल, कौन कौन सा क्रिस्टल लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वॉइड्स। सभी के लिए एक बार क्रिस्टल, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी और उसमें कितनी रिक्तियां हैं वॉइड्स, ठीक है। पहला वाला क्रिस्टल क्या था हमारा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। दोनों नाम याद रखो, सिंपल भी कहते हैं, प्रिमिटिव भी कहते हैं। तो सिंपल कहते हैं या सरल घनीय एकक कोष्ठिका, हिंदी में कहोगे तो क्या कहोगे? सरल घनीय एकक कोष्ठिका। इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है? कितना होता है? 0.52। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 52%। वॉइड्स कितने होते हैं? 48%। दूसरा है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं काय केंद्रित घनीय सेल। काय केंद्रित घनीय सेल, जहां तक हो सके इंग्लिश नाम याद रखो, ज्यादा आसान होता है। तो काय केंद्रित घनीय सेल का होता है कितना? पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा? 0.68। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 68%। खाली स्थान रिक्तियां कितनी होंगी इसमें? 32%। तीसरा है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो भी निकाले हैं। इसमें कितना है देखो,
0.74, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 0.74 और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74%, रिक्तियाँ कितनी है 26%। ये तुम्हारा एक बार रिवीजन हो गया। अब यहाँ से जो चार्ट बन रहा है इस चार्ट टेबल में लगा कर यहाँ पढ़ते हैं। अब ऐसे चार्ट बना के वहाँ भी बताया इस प्रकार से चार्ट बना करके मैंने रेडियस और एसडीएन में जब संबंध बताया था वहाँ ही बताया था। तो इस प्रकार से चार्ट बना कर रखोगे तो तुमको याद रहे। इसको क्या है एक टाइम देख लो दिन भर में, जब तक याद नहीं हो जाता है 2 दिन रखो, तीसरा दिन फिर इसको निकाल के कुछ दूसरा चार्ट लगा लो। पढ़ने का ही तरीका है ना कि चार्ट बना कर रखो, 2 दिन तक उसको देखो, तुम्हारे मन मस्तिष्क में बस जाए तो हटा दो, फिर दूसरा लगा लो, उसको बसा लो, है ना। इस प्रकार से बसाते जाओगे तो याद होते जाएंगे। अब हिंदी नाम पे लोगों को दिक्कत हो जाता है कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। संतुलन गुणांक किताब में पूछता रहेगा कोई, तो क्या कहते हैं संतुलन गुणांक, इसको क्या कहते हैं संतुलन क्षमता। बाकी दोनों नाम बताते जाता हूँ लेकिन क्यों बोलोगे क्या सर, इसको तो नहीं पता है संतुलन क्षमता। वॉइस क्या कहते हैं रिक्तियाँ। और एक क्रिस्टल क्या है हमारा यूनिट सेल, कैसा यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल। सभी कैसे हैं क्यूबिक, घनीय आकार के। घन हम केवल क्यूबिक यूनिट सेल को ही देख रहे हैं। 3 प्रकार के क्यूबिक यूनिट सेल हैं। हालांकि मैं यूनिट सेल के टाइप्स ही बताया, कितने प्रकार के होते हैं बताया था ना। इसको ब्रेवियस डेटाइस कहते हैं, 14 प्रकार के होते हैं, बता चुका हूँ मैं, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा चार्ट बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे इसका सभी का क्या हो गया तुम्हारा एक साथ आ गया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। कोई भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा या वॉइड्स कितने होंगे। सबसे अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है, किसकी होगी बताओ। हेड सेंटर्ड की है सबसे अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। और सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ किसमें होती हैं, वॉइड सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ये नाम से भी क्वेश्चन आता है प्रीमिटिव, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसका एक और नाम है, सिंपल वाले का एक और नाम है। इसको क्या कहते हैं प्रीमिटिव कहते हैं। हो गया, चलो ये कंप्लीट हो गया। हेड सेंटर्ड वाला जो है ये कंप्लीट हो